स्ट्रेसिंग में हमेशा लोड, एक्सटर्नल लोड आने से पहले पहले कंक्रीट में हम स्ट्रेसेस इंड्यूस कर लेते हैं। ये कंक्रीट में स्ट्रेसेस, बात क्या कर रहा हूँ, कंक्रीट में स्ट्रेस, क्योंकि क्रैक किसने होना था, कंक्रीट ने। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट ने क्रैक होना था, उसको हमने उसको उसके अगेंस्ट हमने वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पहले से इंड्यूस कर दिए हैं, गिरेंगे। तो स्ट्रेसेस किस में इंड्यूस हो रही है, प्री स्ट्रेसिंग। जब जो स्ट्रेस जिस चीज को किया जा रहा है वो क्या है, कंक्रीट। जनरल जो अभी बात हो रही है प्री स्ट्रेसिंग की, अब वो कैसे अचीव किया जाता है उसके टेक्निक से क्या बात करने जा रहे हैं। सो ये बात कॉमन है ऑल प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक्स में कि लोड आने से पहले पहले आपने कंक्रीट को स्ट्रेस करना है, ठीक है। कंक्रीट को प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में जो डिफरेंस है वो इसकी बेस पे है। अगर कास्टिंग करने से पहले पहले, कंक्रीट पोर करने से पहले पहले आपने, अच्छा दोनों टेक्निक्स में हम प्री स्ट्रेसिंग ऑब्टेन करने के लिए स्टील को खींचते हैं। जो अभी उस स्टील के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, स्टील किस तरह का स्टील होता है। वो उस तरह का स्टील नहीं होता जो हमारा 40 ग्रेड या 60 ग्रेड का स्टील होता है, लेकिन होता वो भी स्टील ही है। प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स हम उसको बोलेंगे। तो उन टेंडन्स को हम, प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स को हम स्ट्रेच करेंगे, यानी उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, और डिपेंड करेगा कि अब वो टेंसाइल स्ट्रेसेस कब हम उसमें इंड्यूस करते हैं, बिफोर क्योरिंग या आफ्टर क्योरिंग। ठीक हो गया। अगर उसको पुल करने जा रहे हैं बिफोर क्योरिंग, कंक्रीट के कास्ट करने से पहले, यानी अगर मैं आपके सामने इसका स्केच रखूं, तो आपने जो भी रिइंफोर्समेंट डालनी है उसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, उसको जैक्स के थ्रू आपने खींच लिया एंड्स पे। अब वो खिंचे हुए स्ट्रेसिंग बार्स में, सॉरी बार्स कह रहा हूँ, टेंडन्स में स्ट्रेस डाल दिया आपने, टेंसाइल स्ट्रेस। और अब आपने ऊपर से कंक्रीट पोर कर दिया, और उसके बाद आपने अभी वो जो स्ट्रेसेस आपने डाली हुई है, अगर मैं आपको यहाँ पे बना सकूँ, अगर आपने ये प्री स्ट्रेसिंग टेंडन को स्ट्रेच किया हुआ है थ्रू जैक्स, मैं अभी जस्ट एक सैंपल बना रहा हूँ, ये जैक्स हैं। लेट्स से मेंबर आपका यहाँ पे कास्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से ये मेंबर है जो हमें कास्ट कर देना है। वो सारे फॉर्मेट जो भी चीजें लगनी है वो तो लगनी है उसके अंदर। मेंबर कास्ट हो गया, ये भी उसी तरह स्ट्रेच्ड है, ठीक है। और अब उसकी क्योरिंग स्टार्ट हो गई कंक्रीट, ठीक हो गया। अभी 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 जो स्ट्रेचिंग को प्रोवाइड कर रहा है वो जैक्स के थ्रू आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे कंक्रीट अभी हार्डन नहीं हुई होगी, जस्ट आपने पोर किया, और अगर आप इसको यहाँ से काट देंगे तो ये स्टील टेंडन में जो स्ट्रेस है उसको ये रिलीज करके वापस अनस्ट्रेच्ड स्टेट में आ जाएगा। डायरेक्ट कंक्रीट में फ्रेश स्टेट में वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सारा जो उसके अंदर आपने स्ट्रेचिंग की हुई थी सारी खत्म हो जाएगी। तो हम अभी इसको नहीं करेंगे, अभी ये जो जैक्स लगे हुए एंड्स के ऊपर वही इसको स्ट्रेस रखेंगे। अब कंक्रीट की क्योरिंग हो गई, यानी सर्टेन स्ट्रेंथ उसने गेन कर दिया, वो लिमिट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उस स्ट्रेंथ गेनिंग के बाद आपने यहाँ से बाहर से या आप समझ लें कि आपने टेंडन काट दिए एंड से, ठीक, या आपने जैक्स हटा दिए। अब वो फिर वापस आना चाह रहा है ना टेंडन, वही टेंडेंसी उसकी, स्ट्रेच एक चीज है, तो आप उसको एंड से रिलीज करेंगे तो वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि उसका बॉन्ड बन चुका है विद कंक्रीट, अब वो वापस उसको आने नहीं देगा। ये बात आपको समझ आ गई। स्टील टेंडन क्या चाह रहे हैं, वांट्स टू कम बैक टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। बॉन्ड बनने की वजह से अब वो वापस नहीं आ सकता। अब वो क्या करेगा, कंक्रीट उसको कैसे रोक रहा है, जाहिर है कंक्रीट रोक रहा है स्टील टेंडन को कमिंग बैक, वापस आने से। और स्टील का एक्शन कंक्रीट के ऊपर क्या है, उसके ऊपर वो फोर्सेस उस लेवल पे इंड्यूस करेगा जिस लेवल पे आपने स्टील डाला हुआ है। जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्सेस किस लेवल पे, सर्टेन एक्सेंट्रिसिटी की हमने डिस्कशन की थी।
जिस लेवल पे आपने टेंडन गुजारा था उस लेवल के ऊपर कंक्रीट में ये इस तरह की फोर्सेस होंगी नहीं, वो इस तरह से नहीं इंड्यूस हो रही कि बाहर से ऐसे जैसे मैं अभी लगा रहा हूं, इस तरह कोई नहीं है। वो अभी प्री स्ट्रेसिंग की प्री टेंशनिंग की टेक्निक में वो जो उसके टेंडन इसके अंदर जा रहा है वो वापस आना चाह रहा है अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाह रहा है, लेकिन बॉन्ड बनने की वजह से कंक्रीट उसको जाने नहीं दे रहा। तो कंक्रीट पे एक्शन क्या है उस टेंडन का? कंप्रेशन। वहां पे उसको फोर्स इंड्यूस हो रही है वहां पे, जिसकी वजह से वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि वो प्री कंप्रेशन इस रीजन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगे और उस तरफ में भी जीरो स्ट्रेसेस में भी टेंसाइल में भी कंप्रेसिव डिफरेंट हमने केसेस डिस्कस कर ली थी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेंट्रिसिटी कितनी आपने प्रोवाइड की हुई। ये बात आपको समझ आ गई? सो प्री टेंशनिंग क्योरिंग से पहले पहले टेंडन स्ट्रेच हुआ है, मेंबर कास्ट कर दिया आपने, और उसने जब इनफ स्ट्रेंथ गेन कर ली, ये 28 डेज का नहीं इंतजार किया जाएगा कि 28 डेज गुजरेंगे तो फिर हम इसको काटेंगे उस टेंडन को। हम सर्टेन लेट से 7 डेज 3 डेज जो भी हमें स्ट्रेंथ गेन हमें पता है जितना हमें मिनिमम, वो कैलकुलेशन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो हमने क्योरिंग होने के बाद इसको स्ट्रेसेस ट्रांसफर होने दी कंक्रीट को, ठीक है। उससे पहले कंक्रीट नहीं ले रहे थे, वो जैक्स ले रहे थे, ठीक हो गया? क्लियर? नाउ दिस इज प्री टेंशनिंग। एक और टेक्निक है जिसमें हम लेट्स से अगर ये मेंबर हम कास्ट कर, जो भी मेंबर कास्ट करने जा रहे हैं उस मेंबर में लेट्स से हम इस मेंबर की बात कर रहे हैं, ये मेंबर एक कास्ट होने जा रहा है। इस मेंबर को कास्टिंग शुरू करने से पहले इसके अंदर हम डक्ट्स रख लेंगे। डक्ट्स ये समझ लें आप, पाइप जिस तरह वायरिंग की वो होती है, पाइप वगैरह होते हैं, उस तरह से वो डक्ट्स रख लेंगे। और वो डक्ट्स रख लेने का मतलब ये हुआ, अब उसके बाद वहां पर उस जगह आपके पास कैविटी है, स्पेस है, उसके अंदर आपने छोड़ दी, वहां पे कोई कंक्रीट नहीं गिरी क्योंकि वो पाइप था ना उसके अंदर, तो वो पाइप के अंदर तो कंक्रीट नहीं गई होगी ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमने उसके अंदर जहां जहां बाद में टेंडन डाल ले वहां पाइप्स रख दिए, डक्ट्स रख दिए, और अब उसके बाद कंक्रीट क्योर हो चुकी है, मेंबर बन चुके हैं, और उसके बाद आपने स्ट्रेंथ गेन कर चुकी है कंक्रीट। उसके बाद आपने प्री स्ट्रेसिंग टेंडन इसके अंदर डाल दिया, और एक साइड से आपने उसको लेट से यहाँ पे थोड़ी सी बेरिंग प्लेट वगैरह कोई डाली जाएगी, वो टेंडन को आपने यहाँ से समझ लेंगे एंकर कर दिया, इसको एंकरिंग, या हमने एंकरेज इसको दे दी है, ठीक है। तो एंकरेज देने के बाद एक तरह से एंकर्ड है, इस तरह से आप खींचेंगे, ठीक। वो एंकर होने की वजह से आपके पास नहीं आएगा, वो जितना जैक इसको खींचेगा उतना ये टेंडन स्ट्रेच होता जाएगा। कंक्रीट को भी स्ट्रेच नहीं किया, अभी आप एक टेंडन को प्रॉपर्ली भी ट्रांसफर नहीं हुआ उसको, एक तरफ से उसको कंक्रीट को लोड जा रहा है, दूसरी तरफ से जैक उसको खींच रहा है। अब इस टेंडन को आप जैक के थ्रू जितनी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपने लगानी है, उसको इंड्यूस करनी है, उसको वो कैलकुलेशन अगेन बाद में डिस्कस करेंगे, कितनी फोर्स लगानी है, कितनी उसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगानी है। सो जब ये इनफ जितनी स्ट्रेस करना है उसमें स्ट्रेस कर दिया उसको, उसके बाद इस साइड पर भी, यहाँ पर भी वो एंकरेजेस होंगी जिसके थ्रू वो आप उसको यानी वो इसमें से प्लेट एक निकल रही, प्लेट के बीच में से वो गुजर रहा होगा, तो हम बाद में उसको एंकर कर सकेंगे। सो व्हाट वी डू इज कि हमने उसको जो स्ट्रेच कर दिया, उसके बाद इस तरफ से भी जैक्स हटा लेंगे, और एंकरेजेस जो है ना अब इंश्योर करेंगे कि वो जो टेंडन्स हैं वो वापस अपनी जगह पे ना आ सके। यानी अगर आपने इसमें से सुराख के अंदर में से टेंडन गुजार दिया, अब अगर आपने दोनों तरफ आपके पास वो एंकरेजेस लगी हुई हैं और आप उसको खींच देते हैं, अब पहले तो जैक लोड लेगा, जैक से जब लोड ट्रांसफर होगा एंकरेजेस को, दोनों इस तरफ से है ही एंकरेज, दूसरी तरफ से भी एंकरेज को लोड ट्रांसफर हो जाएगा स्ट्रेस, तो यहाँ से भी आपका एक वो टेंडन स्ट्रेस्ड है, इधर से भी अगर बीच में ये मेंबर ना होता कंक्रीट का तो ये वापस आ जाता। अब ये इस तरह से बेयर कर रहा है उसके ऊपर, बेयरिंग होती है ना, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो दो चीज़ों के इंटरफेस के ऊपर होती है उसको बेयरिंग स्ट्रेसेस होते हैं ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो बेयरिंग स्ट्रेसेस में फ्लोर के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर वो
बेयरिंग स्ट्रेसेस अप्लाई करेगा, यानी जो ये तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन हो जाती है जो हम सिंपली कह रहे होते हैं कि एक मेंबर है, उसमें इस तरह की फोर्स लगी हुई है, ये वाकई बाहर से ही वो जो एंकरेज के थ्रू इस तरह की फोर्स लग रही है अभी तक जो मैंने डिस्कशन की। फर्दर हम इसको प्री स्ट्रेसिंग इससे भी हो जाएगी जो अभी हमने कर दिया, लेकिन फर्दर हम क्या कर लेते हैं कि वो जो डक्ट के अंदर में से आपने टेंडन गुजारा था, वो जो बीच में डक्ट के अंदर वाली साइड और टेंडन के बीच में जो थोड़ा सा गैप होगा ज़ाहिर है तभी आप खींच सकें ना उसको। तो अब ये अब आप उसके अंदर एक इपॉक्सी से उसको फिल कर देंगे, वो जो गैप है वो इपॉक्सी हार्डन होके अब बॉन्ड भी बन जाएगा। डक्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन डक्ट के अंदर वाली सरफेस और टेंडन के बीच में इपॉक्सी डालने की वजह से अब उनके अंदर बीच में बॉन्ड भी बन गया। गेटिंग इट? सो इस तरह से वो बॉन्ड बनाने का अब ये फ़ायदा हो गया कि आपको स्ट्रेस, वो जो एंकरेजेस हैं थोड़ा सा वहाँ से भी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अब बॉन्ड के थ्रू भी स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र हो रही हैं। और प्लस आपको रिइंफोर्स कंक्रीट को हम एज अ वेरिएशन ऑफ कन्वेंशनल रिइंफोर्स कंक्रीट बोलते हैं। क्या मतलब कि एक तो जो हमने डिस्कशन की ना प्री स्ट्रेसिंग क्यों करनी है, फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये काम, यानी एक तो टेंडन ये काम कर रहा है कि टेंडन खुद टेंसाइल स्ट्रेस में है और कंक्रीट को एक टारगेटेड जोन में कंप्रेशन इंड्यूस कर रहा है। एक तो ये काम वो कर रहा है, ठीक। ये काम के लिए ज़रूरी नहीं था कि टेंडन ही डालते, तो ये काम बाहर, मिसाल दे रहा हूँ, बीम को भी आप बना दें मेंबर, उसको आप बाहर से समहाउ जैसे भी लोड लगा दें, ये प्री स्ट्रेसिंग इससे भी की जा सकती है, ठीक। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है इससे वो एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम बन जाता है, बाहर से जैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब प्री स्ट्रेसिंग की हिस्ट्री जो डेवलप हो रही थी, तो ज़ाहिर है ये टेक्निक्स थ्रू इटरेशंस डेवलप हो गई हैं। तो शुरू में वो ये कि जैक अपनी जगह रहेंगी, जैक्स ही लोड लेती रहेगी, ठीक। ज़ाहिर है उसमें फिर प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अगर जैक को छेड़ देता है तो आपका कैपेसिटी ड्रास्टिकली जिसकी जो आपने डिज़ाइन की थी वो ख़त्म हो जाएगी ना। तो आपका जो ब्रिज है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो उसमें फेलियर के चांसेस हैं। सो pre-stressing is a general word, just to sum up. Pre-tensioning and post-tensioning, these are two techniques of pre-stressing. ठीक हो गया। ज़्यादातर जो ब्रिजेस हैं उनमें स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा व्हीकल लोड कैरी करना है, वहाँ से टैंक्स भी गुजर सकते हैं, हैवी ट्रक्स ने भी गुजरना है, हो सकता है रेलवे का। सो हैवी लोड्स, लार्जर स्पैन, इसका मतलब क्या है, अगर कन्वेंशनल कंक्रीट से बनाएंगे हो सकता है इस दीवार जितनी हाइट की बीम बनानी पड़ जाए, ठीक। बट प्री स्ट्रेसिंग से वो हम इंश्योर कर लेते हैं कि 1 मीटर या सर्टेन डेप्थ के अंदर हम उसको वो कैपेसिटी प्रोवाइड कर दें, ठीक हो गया। सो मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस, पाकिस्तान में जो ब्रिजेस बनती हैं, आपने जो हाईवे के ऊपर मोस्टली ब्रिजेस देखी हैं जहाँ पे मोटरवेज की क्रॉसिंग्स होती हैं, यानी कोई रोड और मोटरवे की क्रॉसिंग हो, कहीं और आपको बहुत सारी ब्रिजेस मिल जाएंगी। तकरीबन हर जगह वो प्री स्ट्रेसिंग है। फ्लाईओवर्स देख लें जहाँ पर भी बनेंगे उसमें प्री स्ट्रेस्ड, उस बड़े साइज़ की बीम के साथ भी नॉर्मली फिर हम वर्ड बोलते हैं गर्डर। सो प्री स्ट्रेस्ड गर्डर्स आप वर्ड सुनेंगे, वो प्री स्ट्रेस्ड गर्डर्स के थ्रू बनते हैं। अब रही ये बात, नॉर्मली ये होता है कि इन प्री स्ट्रेस्ड गर्डर्स को ये नॉर्मली प्री कास्ट भी होती है। प्री कास्ट क्या मतलब है? हाँ, पहले से कास्ट, यानी जिस जगह पे उसने प्लेस होना है उधर नहीं कास्ट होंगी, उसको हम इन, अगर इस तरह हो तो इन सिचु कास्टिंग आप बोलते हैं ना, इन सिचु का। प्री कास्टिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे चीज़ लगनी है वहाँ पे नहीं कास्टिंग होगी, उससे पहले कहीं और जगह पे कोई कास्टिंग यार्ड आपने बनाया होगा जहाँ पर आप कास्टिंग करेंगे। तो नॉर्मली सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि ज़ाहिर ब्रिजेस सिर्फ अर्बन एरियाज़ में तो नहीं चाहिए, हिली एरियाज़ कहीं ना कहीं आपको जहाँ भी ब्रिजेस चाहिए होगी। तो नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है कि जहाँ पर ब्रिज बनानी है उससे थोड़ा सा किसी साथ ही करके एक कास्टिंग यार्ड बना लिया जाता है जहाँ पे ये प्री स्ट्रेस गर्डर्स को बनाया जाता है। और कंक्रीट जो उसके अंदर यूज़ करते हैं उसके लिए हम नॉर्मली कुछ बैचिंग प्लांट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे साथ में रख लेते हैं, ताकि कंक्रीट जो बना रहे हैं वो बैचिंग प्लांट के थ्रू मटेरियल वहाँ पे आ रहा है। और वो बैचिंग प्लांट्स आपने देखे होंगे जो लोड सेल्स के थ्रू काम करते हैं, यानी हम कुछ खुद मैनुअली कुछ वजन करके नहीं डाल रहे मिक्सर के अंदर, वो लोड सेल के अंदर फीड हुआ होता है कि आपने जो भी प्रोपोर्शनिंग, मिक्स प्रोपोर्शनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे PRC2 लैब में, जो भी प्रोपोर्शनिंग आपने डिसाइड की वो कंप्यूटर सिस्टम में फीड हुई है और उस
हर जो कंटेनर है जिसमें एग्रीगेट पड़ा हुआ है, सैंड पड़ी हुई है, उसके अंदर नीचे लोड सेल लगा हुआ है और लोड सेल कनेक्टेड है आपका कंट्रोल सिस्टम के साथ। तो वो ऑटोमेटिकली उसका वो खुलता है नीचे से, और वो जहाँ से जितना भी उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर उसको जितने भी अपनी फीड के उस हिसाब से मटेरियल आएगा, फ़ौरन उसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट को सारे मटेरियल लेके आपके मिक्सर के अंदर डाल देगा। और सीमेंट के लिए भी आपने फीडिंग के लिए अलग से सिस्टम, पानी के लिए भी एक टैंकी सी ट्रॉली सी होती है, उसमें पानी जितना भी आपका है वो टैंकी ऊपर ऐसे एक सिस्टम सा उन्होंने बनाया होता है, उसके ऊपर चढ़ के पानी भी खुद जितना उसको चाहिए वो डाल देते हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज़ कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में नॉर्मली हमें बेहतर क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर प्लांट के थ्रू बन रही होती है, ज़्यादा मैनुअल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। सो जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में कंक्रीट यूज़ होनी है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जो कंक्रीट है। और उसके अंदर जो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन यूज़ होना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये तो मेनी मटीरियल रिक्वायरमेंट्स, कंक्रीट जो बनानी है वो, और जो बीच में टेंडन आपने यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ACI की। वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दैट्स इट। सो अब मुझे कोई बंदा बता देना कि आप बता देंगे या थोड़ा सा मुझे इसको बता दें, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आई आस्क कि प्री स्ट्रेसिंग, और एंड में फिर वही सवाल पूछता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितना एक फ़र्क पड़े। तो आप बताएं प्री स्ट्रेसिंग और प्री टेंशनिंग में क्या फ़र्क है। इस लोड की वजह से, यूनियन की वजह से आने हैं, वो कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एंड्स के ऊपर मोमेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस ज़्यादा होती है, या किसी और जगह पर मिड स्पैन पे ऐसा होता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग की वजह से मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव, ऐसे ही होता है। तो लोड की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो तो यहाँ मसला कर रही थी ना, तो हमें यहाँ पे एक्सेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग चाहिए। हम यहाँ पर जितनी एक्सेंट्रिसिटी चाहिए वो दे देंगे, एंड्स पे हम एक्सेंट्रिसिटी रिड्यूस कर देंगे। नॉर्मली जो इसको प्रोफाइल ऑफ द टेंडन बोलते हैं कि टेंडन की प्रोफाइल क्या होगी। ठीक, नॉर्मली कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी प्रैक्टिकली नहीं प्रोवाइड की जाती, इस तरह की एक्सेंट्रिसिटी डाली जाती है। यहाँ पे हमें टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही ड्यू टू अप्लाइड लोड, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम यहाँ पे फिर क्यों वो प्रोवाइड करें एक्सेंट्रिसिटी। यहाँ पर हम चाहेंगे कि यूनिफॉर्म कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाए। कोई अगर सेंटर पे लगाएंगे तो फिर यूनिफॉर्म कंप्रेशन हो, कहीं पे टेंसाइल नहीं आएंगे। गेटिंग इट। सो एक आपको हद से ज्यादा प्री स्ट्रेसिंग का नुकसान बता दो। हद से ज्यादा का मतलब ये है, अगर आप कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो उससे मसला क्या होगा। यहाँ पर तो आपने वो टेंसाइल स्ट्रेस को किल करने के लिए 2FC लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एंड नीचे वाली साइड पे अगर आपने थोड़ा इसको ज्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर दी तो क्या हो सकता है, सॉरी हाँ एक पंचिंग वाला मसला, मतलब पॉसिबिलिटी क्या तक हो सकता है। ये पंचिंग में बेयरिंग होगा, कहीं बेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्रशिंग लोकल जहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ एंड से क्रशिंग हो सकती है बेयरिंग की वजह से। लेकिन लेट्स से वो नहीं होता तो क्या मसला हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस तरह लगा रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा लोड लगा दिया और थोड़ी ज्यादा एक्सेंट्रिक आपकी, तो वो अभी लोड की वजह से कुछ नहीं होगा। आप इस जगह को बचाना चाहते हैं ना कि प्री कंप्रेशन यहाँ पे डाल दिया, लोड की वजह से ऊपर क्रैकिंग, अभी लोड नहीं लगा, तो आपने इस एक्शन की वजह से हो सकता है ऊपर आप इतनी टेंसाइल स्ट्रेस दे दें कि आपकी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से क्रैक आ जाए। नहीं समझे? अगर आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, इसको लोड अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा ज्यादा एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर है, तो ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो जाएंगी तो आप अपनी प्री स्ट्रेसिंग के दौरान इस कंक्रीट को बीम को क्रैक कर देंगे। ठीक, सो वो लिमिट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या लिमिट्स हैं, कितनी कितनी स्ट्रेसेस अलाउड हैं, ऐसे कि हम डिस्कशन करेंगे ACI 318 के टेबल में से। सो ए वेरिएबल एक्सेंट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, बाय प्रोवाइडिंग अ सर्टेन प्रोफाइल ऑफ द टेंडन। ठीक हो गया, क्लियर? सो लास्ट टाइम जो हमने ब्रेक ले ली थी ना कि इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ लेते, वो इसलिए वेरिएबल एक्सेंट्रिसिटी का केस मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया था कि हमने अभी इन टेक्निक्स के ऊपर कोई बात नहीं की थी, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग की। ठीक हो, क्लियर हो गया?
ओके दैट्स इट। थैंक यू।